Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञानवारिधि। आज के हमारे इस वीडियो में हम थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग को स्टडी करने वाले हैं। मेरे पास बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स की ये एक रिक्वेस्ट है कि मैं थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग की एक सेपरेट वीडियो बनाऊं। सो हियर आई एम विद दिस वीडियो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जब हम थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो ब्रॉडली थॉर्नडाइक ने अपने लॉज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी लॉज एंड सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज की जब हम बात करते हैं तो ये तीन लॉज उन्होंने बताए। फर्स्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, जिसको हिंदी में हम तत्परता का नियम कहते हैं। दूसरा, लॉ ऑफ इफेक्ट, जिसको हम प्रभाव का नियम कहते हैं। एंड थर्ड इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज, दैट इज अभ्यास का नियम या उसके प्रयोग के ऊपर जो हम नियम आधारित करते हैं, ये उससे संबंधित है। तो चलिए पहले इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम सेकेंडरी लॉज को पढ़ेंगे। पहला जो हमारा है लॉ ऑफ रेडीनेस या तत्परता का नियम, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी को कुछ पढ़ाना चाहते हैं, किसी चीज़ का ज्ञान हम किसी को प्रदान करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए आवश्यक है कि वह छात्र जिसको हम वो ज्ञान प्रदत्त करना चाह रहे हैं, वो उस ज्ञान को लेने के लिए तत्पर हो, मतलब अंदर से तैयार हो। यदि हम किसी बच्चे को कोई विषय पढ़ा रहे हैं और वह बच्चा उस विषय को पढ़ने के लिए अंदर से तैयार नहीं है, अंदर से तैयारी का मतलब या तो उसका मन नहीं है या उसकी आयु नहीं है, इन दोनों चीज़ों में मीन्स मैच्योरिटी भी नहीं है जिसके अकॉर्डिंग वो उस चीज़ को मीनिंग को ग्रास्प कर सके। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक अगर हम बच्चे को वो ज्ञान प्रदान कर भी देते हैं तो वो उसके लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होगा, उसको वो यूज़ में नहीं ला सकेगा और हम बाध्यता उसके ऊपर करते हैं तो वो सिर्फ उस चीज़ को रट लेगा लेकिन उस चीज़ की लर्निंग नहीं प्रॉपर होगी। सो लॉ ऑफ रेडीनेस ये कहता है कि सबसे पहले बीइंग अ टीचर हमें बच्चे को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए उस विषय के लिए जो हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं। नाउ सेकेंड इज लॉ ऑफ इफेक्ट, दैट इज प्रभाव का नियम। हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप अगर हमें पॉजिटिव इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, हमें रिवॉर्ड मिल रहा है, हमें लोग प्रेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो उस कार्य की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाती है। हम उस क्रिया को बार बार करने का प्रयास करते हैं क्योंकि उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत सेटिस्फाइंग हैं और हमें खुशी प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें जो प्रभाव दिखाई दे रहा है वो नेगेटिव है, मीन्स हमें उसके लिए दंड दिया गया है, हमें डांट पड़ रही है, हमें उसके लिए अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कार्यों को हम प्रायः करके इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लॉ ऑफ इफेक्ट जो था प्रारंभिक रूप में थॉर्नडाइक ने इसको इस तरह से परिभाषित किया और उसके बाद इसको रिफाइन किया गया, दोबारा से रिवाइज किया गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव इफेक्ट का तो वही रहता है कि जो हम क्रिया कर रहे हैं उसको एनकरेजमेंट मिलता है और हम उसको बार बार करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लॉ ऑफ नेगेटिव इफेक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो हमारी एक्टिविटी है वो डिस्करेज ही हो जाएगी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके स्थान पर क्या हो सकता है, उसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करके उसको दोबारा भी हम कर सकते हैं और जब मॉडिफाई करके उस काम को हम दोबारा करेंगे, अगर उस समय पर उसके जो रिजल्ट्स हैं वो हमें सेटिस्फाइंग मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, तो फिर अगेन हम उस क्रिया को बार बार दोहराने का प्रयास करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज को दो भागों में पुनः विभाजित किया गया। फर्स्ट इज लॉ ऑफ यूज एंड सेकेंड वन इज लॉ ऑफ डिसयूज। लॉ ऑफ यूज मतलब अभ्यास, जब हम पुनः पुनः किसी चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं, किसी चीज़ को बार बार प्रयोग में लाते हैं, तो जो हमारा कार्य है उसकी स्ट्रेंथनिंग बढ़ जाती है, मतलब उसके अंदर जो हमारी सिचुएशन है और उसके प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स है, उन दोनों में एक बॉन्ड की स्टैब्लिशमेंट हो जाती है और वो बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाता है। और जब हम किसी काम को थोड़े टाइम करने के बाद छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होगा, हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथनिंग थी वो डिक्रीज होने लगेगी, जितना हमने सीखा है उसमें कमी आने लगेगी।
जैसे आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं और उसको बार बार अभ्यास नहीं कर रहे हैं। सपोज आपने गिटार बजाना सीखा, आप बार बार उसको बजाते जा रहे हैं तो वो आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगा एंड उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी आती चली जाएगी। पहले आप उसको देख कर बजाएंगे, उसके बाद आप उसको बिना देखे भी बजा सकते हैं। लेकिन जब लॉ ऑफ डिसयूज़ की हम बात करते हैं तो आपने उसको सरगम बजाना सीखा और फिर उसके बाद 2-3 साल तक आपने गिटार को हाथ नहीं लगाया, आपने उस पर सरगम नहीं बजाई, तो जब आप दोबारा बजाएंगे तो आपको दोबारा से स्टार्टिंग से उसको सीखना होगा, उसके लिए मेहनत करनी होगी। सो दिस इज लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। नाउ नेक्स्ट इज सेकेंडरी लॉज। हम सेकेंडरी लॉज की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक ने 5 सेकेंडरी लॉज बताए हैं। पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, दूसरा लॉ ऑफ मेंटल सेट, थर्ड वन इज लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, देन लॉ ऑफ एसिमिलेशन और एनालॉजी एंड लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब इन लॉज को हम डिटेल में समझ लेते हैं। पहला है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। सिंपल बात है कि अगर हमारे सामने कोई भी नई सिचुएशन आती है तो उसमें हमें किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना है, उसमें किस तरह से हमें प्रतिक्रिया देनी है, ये हमें नहीं मालूम होता। तो हम बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, हम बहुत विभिन्न प्रतिक्रियाएं करते हैं। उनमें से जो प्रतिक्रिया हमारी सही होती है फिर उसको हम कंटिन्यूएशन में अप्लाई करना सीख जाते हैं। तो कोई भी नई जब हमारे सामने सिचुएशन होती है तो उसमें हम बहुत अलग अलग तरीके के प्रतिक्रियाएं देते हैं, ये लॉ ये कहता है। नेक्स्ट जो लॉ है दैट इज लॉ ऑफ मेंटल सेट। इसमें थॉर्नडाइक ने कहा कि इंडिविजुअल का जो भी कोई व्यक्ति है उसका किसी भी सिचुएशन के प्रति जो वो व्यवहार करेगा, जो उसकी प्रतिक्रिया होगी, वो उसके मेंटल सेट के ऊपर आधारित होगी। जैसा वो सोचता है, जैसा वो समझता है चीज़ों को, उसी के आधार पर वो रिस्पॉन्स करेगा। सो इसको हम मानसिक स्थिति का नियम भी कहते हैं। उस समय जो हमारी मनोवृत्ति चल रही है या जैसा हमारा मेंटल सेट है उस टाइम, हम उसी के अकॉर्डिंग उस सिचुएशन के प्रति रिस्पॉन्ड करेंगे। नाउ नेक्स्ट हमारा आता है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम इस बात पे बल देता है कि कोई भी एक प्रतिक्रिया जो व्यक्ति कर रहा है वो संपूर्ण स्थिति के लिए नहीं होती। मीन्स हम किसी एक अंश के प्रति ही प्रतिक्रिया करते हैं। जैसे अगर हमें बच्चे को पढ़ाना है तो पहले हम किसी भी एक पार्ट को ले लेते हैं, पूरे चैप्टर को एक साथ नहीं पढ़ा देते हैं। पहले एक पार्ट लेंगे, उस एक पार्ट को हमें किस तरह से समझाना है उसमें भी हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ लेंगे तो वो क्रमबद्ध रूप में चलेगी। सो कोई भी हमारी प्रतिक्रिया होगी वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए होगी, पूरी कंप्लीट सिचुएशन एज अ होल के प्रति हमारी कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ऐसा थॉर्नडाइक ने लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी के द्वारा कहा। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एसिमिलेशन और एनालॉजी, मीन्स समानता का नियम। ये नियम इस बात पर बल देता है कि जो व्यक्ति का पूर्व ज्ञान है या जो उसके पूर्व अनुभव हैं उन्हीं के आधार पर वो नवीन परिस्थिति में रिएक्ट करता है। जैसे हमारे सामने कोई नई समस्या आती है तो हम उससे संबंधित पहले की कोई समस्या हमारे जीवन में रही होगी या हमने किसी की देखी होगी तो उस टाइम का जो हमारा अनुभव होगा उस अनुभव के आधार पर हम इस सिचुएशन में प्रतिक्रियाएं देंगे। सो ये कहती है जो एनालॉजी है, ये जो लॉ है हमारा, वो ये कहता है कि इंडिविजुअल किसी भी नई सिचुएशन में उससे मिलती जुलती जो पहले उसके साथ घटना घटित हुई है उसी के आधार पर इस वाली सिचुएशन को डील करने का प्रयास करता है। नाउ लास्ट लॉ इज लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, साहचर्य परिवर्तन का नियम। इस लॉ में थॉर्नडाइक ने कहा कि यहाँ पर जो हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं वो एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पर शिफ्ट हो सकती हैं। जो हमने ज्ञान पहले अर्जित किया है वो नवीन परिस्थितियों में हम प्रयोग में लाते हैं। यहाँ पर इसको हम और क्लियरली समझ सकते हैं। हम सभी को पेवलोव का एक्सपेरिमेंट याद होगा जहाँ पर उन्होंने डॉग को टाई अप किया था और उसके साथ उसको अनकंडीशन स्टिमुलस दिया था फूड। तो जैसे ही डॉग फूड को देखता था उसके मुंह में सलाइवा आने लगता था। अब क्या किया, उसके साथ एक कंडीशन स्टिमुलस लगाया जिसमें उन्होंने बेल रिंग की। तो जैसे ही बेल रिंग होती थी उसके तुरंत बाद उसको खाना दिया जाता था। अब डॉग को ये कंडीशनिंग हो गई कि जैसे ही बेल बजेगी तो उसको फूड दिया जाएगा। सो
अब जो सलाइवा उसके मुंह में फूड को देखने पर आता था वो बेल के रिंग होने पर आने लगा। जैसे ही बेल रिंग होती थी डॉग को ये फील आ जाता था कि अब उसको फूड सप्लाई होगा। सो इसी तरह से हम एक सिचुएशन में जो हमने ज्ञान अर्जित किया है वो दूसरी सिचुएशन में हम अप्लाई करते हैं। अब क्या होगा, सिर्फ बेल अगर आप रिंग करते हैं तो तुरंत रिस्पॉन्स आने लगेगा। तो ये एसोसिएटिव शिफ्टिंग है, हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करने के लिए इस तरह के प्रयास करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत यूज़फुल भी रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।